नमस्कार दोस्तों, सरकारी स्टूडेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें या एसएससी का एग्जाम दें या बैंकिंग का एग्जाम दें या फिर आप ग्रुप डी का एग्जाम दें या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम दें, इस पोर्शन से एक न एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है महत्वपूर्ण समितियाँ, जैसे दांतावाला समिति हो गया, जैसे गोईपोड़िया समिति हो गया, जैसे भंडारी समिति हो गया, जैसे आपका मल्होत्रा समिति हो गया। इस टाइप की जो है वो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक को याद करना इतना मुश्किल है कि क्यों मुश्किल है, तो इसलिए मुश्किल है कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का फील देता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का फील देने का मतलब है कि जब इसको आप याद करने जाते हैं तो याद तो ये हो जाता है, लेकिन आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे आप महत्वपूर्ण दिन जो याद करते हैं, इंपॉर्टेंट डे, 7 जुलाई को कौन सा दिन है, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों से एक सेम टाइप का मतलब फील देता है, टच देता है कि आप याद तो कर लेते हैं लेकिन आप कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको इस टाइप के पोर्शंस को ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक और स्टोरी के माध्यम से आपको ये 22 जो टॉपिक है, 22 जो क्वेश्चन है, उसको आपके दिमाग में फील करने का कोशिश करूंगा कि आपको जो लॉन्ग टर्म तक ये आपको याद हो सके। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप दोबारा देख लीजिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, अगर आप बहुत याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एक से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर होते हैं। देखने में आपको 15 मिनट से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप कम से कम अपने होने वाले एग्जाम तक तो नहीं भूलेंगे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या नीति से संबंधित जो है वो अपना रिपोर्ट दी थी। अब इसको याद कैसे करेंगे? राजीव गांधी के टाइम में जो है राजीव गांधी ने जनसंख्या नीति को कंट्रोल करने के लिए एक मुहिम चलाया था, पुरुषों की नसबंदी। तो उसमें क्या होता था कि पुरुषों की एक तरह से आप याद कर सकते हैं कि स्वामीनाथन समिति ने लोगों की नत्थी कर दी। मतलब नत्थी कर दी क्या कि उन लोगों को क्या किया कि नसबंदी कर दी। तो इस तरह से आप कोडिंग करके याद कर सकते हैं कि उन लोगों का नत्थी कर दिया। मतलब वो नत्थी क्यों किया गया? तो जनसंख्या नीति को कंट्रोल में लाने के लिए पुरुषों को नत्थी कर दिया गया। अब दूसरा हमारा है जानकी रमन समिति। अब जानकी रमन समिति जो संबंधित है वो प्रतिभूति घोटाला से है, और जानकी रमन समिति जो है वो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। अब 3 जो है वो दांतावाला समिति है। दांतावाला समिति जो संबंधित है बेरोजगारी के अनुपात से। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो भारत में बेरोजगारी, हम सभी जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी जो बहुत ही ज़्यादा है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि रोटी कहाँ से खाते हैं? दांत से खाते हैं। तो जानकी रमन समिति, तो दांतावाला समिति का गठन इसीलिए किया गया ताकि हर लोगों का मुँह में कम से कम रोटी का तो उपाय किया जा सके, कि लोग को कम से कम इतना पैसा तो उन्हें दिया जा सके कि उन लोगों का जो पेट पल सके। तो इस तरह का आप कोडिंग करके कि दांतावाला समिति मतलब दांतावाला लोग खाते हैं, दांत से मतलब भूख से, और भूख के से संबंधित करके आप बेरोजगार को ये अटैच करके आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है रेखा समिति, अप्रत्यक्ष कर। रेखा समिति याद जो है वो आपका संबंधित होता है अप्रत्यक्ष कर से। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट कर तो ले लिया, मतलब प्रत्यक्ष कर तो ले ली। अब अप्रत्यक्ष अब जो है वो अप्रत्यक्ष कर लोगों से कैसे ले? इतनी बड़ी जनसंख्या देश की 1 से 1.5 अरब लोग हैं, तो अप्रत्यक्ष कर मतलब इतने बड़े भारी पैमाने पर कर लेने के लिए किसी भी आदमी को या फिर बड़ा काम करने के लिए एक रूपरेखा उसकी तैयार करनी पड़ती है। तो इस रूपरेखा तैयार करनी पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किस लिए? अप्रत्यक्ष कर लेने के लिए। तो रेखा समिति किससे हो गई? अप्रत्यक्ष कर से। अब हमारा नेक्स्ट है सरकारिया समिति। अब देखिए, सरकारिया समिति मतलब जब हम सरकारिया आप बहुत बार बोलेंगे तो आपको एक फील आएगा, आएगा सरकार का। सरकार का जैसे ही हम लोग दिमाग में सोचते हैं, वर्ड सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में कौन सा चीज़ आता है? ये केंद्रीय गवर्नमेंट होगा, भारत सरकार होगा। उसके बाद हमारा क्या आता है कि केंद्रीय गवर्नमेंट के बाद होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट। आप जिस भी स्टेट से हो, आप बिहार से हो, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, दिल्ली से हो, जिस किसी भी स्टेट से हो, आपका एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो सरकारिया समिति जो है वो जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में के संबंध को जो है वो सरकारिया समिति जो है बताती है। अब देखिए गोस्वामी समिति। और गोस्वामी समिति क्या काम किया? देखिए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या काम किया था? जो गोस्वामी तुलसीदास को अकबर के समकालीन बताया जाता है, और अकबर का जिस समय शासन था उस समय मुगलों का शासन था। और आप जानते हैं कि बाबर का बेटा अकबर, हुमायूं का बेटा बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। तो उस समय क्या है कि मुगल शासन जो है वो इंडिया में पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड हो चुका था, और उसने मुगलों ने, मुसलमान शासकों ने हिंदुओं की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक ढांचा को, मतलब उसके धार्मिक महत्व को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण को रचकर जो है उसका जो है उसको एक तरह से मानिए तो आप
जो रुग्ण फैला दिया था मुस्लिम शासकों ने भारतीय संस्कृति के बीच में, उस रुग्णता को साफ करने का काम किया। तो गोस्वामी समिति को आप किस से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि औद्योगिक जो रुग्णता थी, औद्योगिक जो रुग्णता थी, जो औद्योगिक में जो परेशानियां आ रही थी, लोग इंडिया में उद्योग एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे, एस्टेब्लिश हो जा रहे थे तो लोग भाग जा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उससे संबंधित जो रिपोर्ट दिया वो गोस्वामी समिति ने दिया। उसके बाद है महालनोबिस समिति। अब देखिए महालनोबिस समिति को कैसे याद करेंगे। महालनोबिस समिति रिलेटेड है राष्ट्रीय आय से। अब देखिए जब आपको अपना आय निकालने के लिए कहा जाए एक महीने का ही, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है, दिमाग खपा जाता है। और जब वही आपको अपने परिवार का आय निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा टेंशन होगा। उसके लिए बाद अगर एक ब्लॉक का बोला जाए तो उसके लिए और भी ज़्यादा माथा खपाना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बोला जाए तो उसके लिए और माथा खपाना होगा। लेकिन अगर आप सोचिए अगर पूरा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए लोगों को बोला जाए तो कितने बड़े बड़े साइंटिफिक माइंडेड दिमाग के लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए महान लोगों को बुलाया गया होगा, महान अर्थ व्यवस्था के जो ज्ञानी को बुलाया गया होगा, हर फील्ड के ज्ञानी को बुलाया गया होगा और एक मीटिंग करके भारत सरकार बोली होगी कि राष्ट्रीय आय की गणना करना है, आप लोग जो है इसके बारे में हमें समाधान दीजिए। तो महान लोगों को बुलाने के बाद जो काम किया गया राष्ट्रीय आय को डिफाइन करने के लिए, तो महालनोबिस का संबंध किससे हो गया? राष्ट्रीय आय से। अब उसके बाद हमारा रंगराजन। अब देखिए रंगराजन समिति आप कैसे याद करेंगे। देखिए पुराने जमाने में जब इंडिया में धीरे धीरे वो डेवलपिंग नेशन, मतलब इंडिया में धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम जब एस्टैब्लिश हो रही थी, शहरों से ग्रामीणों की तरफ, ग्रामीण एरियाज़ की तरफ जब अर्थव्यवस्था को मूव कराया जा रहा था, बैंकिंग को मूव कराया जा रहा था, तो उस समय क्या होता है कि बैंकिंग किससे चलती है? बैंकिंग जो चलती है वो लोन से चलती है। उसमें क्या होता है कि बैंक लोगों को लोन देती है, लोग बैंक को सूद के साथ लोन चुकाते हैं। तो इससे क्या होता है? बैंकों को प्रॉफिट होता है, क्योंकि बैंकों को प्रॉफिट का एकमात्र साधन, अधिकतम मतलब जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोन से जो पैसा अर्न करती है वो है। अब उसमें क्या होता है कि जब बैंक जो लोगों को नया लोन देना प्रारंभ करी थी, तो लोग क्या करते थे कि लोग पचा लेते थे इन द सेंस कि लोग लोन तो लेते थे लेकिन फिर बैंक को वापस नहीं देते थे। तो उसमें क्या होता है कि भुगतान में असंतुलन हो गया था। जितना बैंक लोगों को लोन देती थी उतना जो लोग फिर भुगतान नहीं कर पा रहे थे, तो भुगतान में असंतुलन हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक ऐसा नीति बनाया जाए, बैंक वालों ने सोचा ऐसा नीति बनाते हैं कि एक ऐसा लोगों को हायर करते हैं जो अपना रंग बदल के, मतलब कभी प्यार से, मतलब उसके बाद कभी दुलार से, उसके बाद कभी बांस से, उसके बाद कभी लड़ाई झगड़ा करके लोगों से जो लोन का जो रकम है वो फिर बैंक में बैंक में फिर जमा करवाए। तो इस टाइप के जो अलग अलग रंग बदल के लोगों को हायर किया गया था बैंक को वापस लोन चुकवाने के लिए। तो इस टाइप के रंगराजन समिति का व्यवस्था किया गया ताकि भुगतान में असंतुलन न हो। भुगतान में संतुलन बनाए रखने के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया। उसके बाद हमारा हो गया राजा चौलैया समिति। अब राजा चौलैया समिति देखिए कर से संबंधित है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अब देखिए पुराने ज़माने में कर कौन वसूलता था? तो राजा वसूलता था। तो राजा चौलैया समिति का संबंध किससे हो गया? तो कर व्यवस्था से हो गया, कर सुधार से हो गया। अब उसके बाद हमारा मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से। अब इसको कैसे याद करेंगे? मल्होत्रा समिति, बीमा, कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है, इसको कैसे याद करेंगे? अब दोस्तों अगर ये आपको मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अब आते हैं ट्रिक पे। अब ट्रिक ये क्या है कि भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है वो हिंदुओं की बनाई गई सभ्यता संस्कृति को आगे लाया गया। आगे लाया गया। उसमें क्या है कि भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो हिंदुओं की है, और हिंदुओं में जो वेदों को बहुत अधिक महत्व दिया गया, और वेदों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जब होत्री ऋचाएँ पढ़ते हैं, वेदों की ऋचाएँ, तो ऐसा माना जाता है कि लोग कहते हैं कि उसमें जो देश में जो जिस काल में ऋग्वेद की जो ऋचाएँ पढ़ी जाती है, वेदों की जो ऋचाएँ पढ़ी जाती है, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों का सामाजिक, मानसिक और शारीरिक जो है वो आयु बढ़ता है। तो आयु बढ़ता है, और आयु का संबंध किससे है? बीमा से। आप लोग बीमा कराते हैं एक निश्चित आयु पे ताकि जब आयु अधिक हो जाए तो उनका रिटर्न मिलने लगे। तो इसको आप तो मल्होत्रा समिति किससे हो गया? मल्होत्रा से होत्री हुआ, होत्री से ऋषि हुआ। वो ऋषि जो ऋचाएँ पढ़ते हैं, ऋचाएँ पढ़ने से क्या होता है कि लोगों की मानसिक और शारीरिक जो आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने से क्या होता है? बीमा क्षेत्र इससे संबंधित हो गया। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे, कहानी के द्वारा आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है
खुसरो समिति। दोस्तों खुसरो समिति को याद करना कैसे बहुत मुश्किल हो गया। अब देखिए खुसरो में ख आता है, कृषि में ख, कृषि शाख में ख आता है, तो ख से खुसरो, ख से हो गया हमारा कृषि का शाख। तो खुसरो समिति से का महत्व मतलब इसलिए बनाया गया था ताकि वो कृषि के जो शाख है उसको एस्टेब्लिश कर सके और ताकि बैंक जो है वो कृषि करने के लिए लोन दे सके और उसके बाद बहुत सारी जो कृषि में सुधार लाया जा सके। तो खुसरो समिति का जो मेन मुद्दा, मेन मोटिव था खुसरो समिति बनाने के पीछे वो था कृषि में शाख को एस्टेब्लिश करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गोईपोड़िया समिति। अब बैंकिंग सुधार। अब देखिए बैंकिंग में सेवा सुधार। अब देखिए जिस टाइप में इंडिया में बैंकिंग जो नई नई ग्रोथ कर रही थी, बैंकिंग सेक्टर जब ग्रोथ कर रहा था तो उस समय बैंकिंग जो है वो जो है वो आपको शहरों तक सीमित था। तो उसमें उस समय जो गाँव में क्या होता था कि भारत की 60% आबादी गाँव में बसती है या 80%। अभी दूसरा डाटा चेंज वेंज हो गया तो उसमें मुझे कुछ उतना याद नहीं है, आप लोग अपने से खुद से देख लीजिए। तो अधिकतर आबादी तक बैंकिंग पहुँच थी नहीं और अधिकतर आबादी जो है वो क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। 60% आबादी कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो लोग क्या करते थे कि महाजन से पैसे लेते थे। महाजन से पैसे लेते थे तो महाजन उनको अधिक ब्याज पर पैसे देते थे, तो अधिक ब्याज पर पैसे देते थे तो किसान जो है उनको चुका नहीं पाते थे। तो हुआ ये कि जब उस समय बैंकिंग व्यवस्था तो गांव में पहुंचा दी गई, लेकिन जब ग्रामीण जो किसान जब बैंक में जाते थे खाता खुलवाने, लोन लेने, पैसा जमा करने, तो उनके साथ जो है वो बैंक वाले अच्छा से बिहेव नहीं करते थे। वो तो अभी भी नहीं करते। बैंक वाले को अगर बैंक में जॉब हो जाए तो लगते हैं कि मतलब ऑफिसर का बाप हम ही हैं। उन लोगों में एरोगेंट बढ़ जाता है, घमंडी हो जाते हैं लोग। वो तो अभी भी आप जब जाते हैं बैंक में तो आप अक्सर सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो उस समय यही हो गया था। तो बैंक तो गाँवों तक पहुँच गई थी लेकिन गाँव वाले बैंक तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो उसके पीछे आखिर वजह क्या थी? तो इसी वजह को जानने के लिए बैंकिंग की सेवा में सुधार के लिए गोईपोड़िया समिति का गठन किया गया। और गोईपोड़िया समिति का याद कैसे करेंगे तो गोईपोड़िया मतलब एक गांव में एक कीड़ा होता है गनगोरिया। गनगोरिया को जब चलती है तो उसको मतलब ट्रेन वाली फीलिंग देती है। उसके नीचे भी बहुत सारे मतलब असंख्य पैर होते हैं, तो जब चलती है तो ट्रेन की फीलिंग देती है। तो गोईपोड़िया ट्रेन, और ट्रेन क्या है, ट्रांसपोर्ट का साधन है। तो कुछ इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई सुझाव दिया, मतलब दिमाग लगाया कि लोग बैंक तो गांवों तक पहुंच गए लेकिन गांव वाले बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ट्रांसपोर्ट का कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि लोग जो है बैंक तक पहुंच सके। तो गोईपोड़िया से गनगोरिया, और गनगोरिया की ऐसा कीड़ा है जो ट्रेन वाली फीलिंग देती है, ट्रेन जैसे चलती है। तो इस तरह से आप कोडिंग करके याद कर सकते हैं। इसका पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। उसके बाद क्या है हमारा भूरेलाल समिति। अब देखिए भूरेलाल समिति क्या है कि भूरा जो क्रांति है वो उर्वरक और पेट्रोलियम क्रांति से संबंधित है, भूरी क्रांति। और लाल मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हद से मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है, खतरा हो जाती है, तो उसको लाल से इंडिकेट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उसको लाल से इंडिकेट करते हैं। तो हुआ क्या कि जब पेट्रोलियम बूम आया इंडिया में, पूरी दुनिया में, तो उससे प्रदूषण फैले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होने लगे। तो प्रदूषण जब एक लेवल से ऊपर बढ़ गया तो ये खतरे की घंटी हुई। खतरे की घंटी को किससे डिनोट करते हैं? लाल से। और भूरी की क्रांति के संबंध उर्वरक से, और उर्वरक और पेट्रोलियम से। तो इस तरफ से आप जो है वो भूरेलाल समिति जो है पेट्रोलियम से, भूरेलाल समिति जो है आपका मोटर वाहन करों में, और पेट्रोलियम का यूज कहाँ होता है? मोटर वाहनों में होता है। तो इससे आप जो है कोडिंग करके आसानी से याद कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हा समिति। अब देखिए नरसिम्हा समिति, अब देखिए जब इंडिया में नए बैंकिंग सेक्टर की बूम आई थी, चूंकि अर्थव्यवस्था से है तो बैंकिंग पर जिसे ज़्यादा समितियाँ दिया गया है। तो जब बूम आई थी तो बैंकिंग सेक्टर में जो कि पैसा वाला काम होता है बैंकिंग, और जब लोग पैसे के बीच में रहते थे, लाखों करोड़ों पैसे के बीच में, तो लोग को लालच आने लगा। अब लालच आने लगा तो घोटाला करने लगे। अब जब घोटाला होने लगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घबरा गई कि यार घोटाला हो रहा है, लोग उसमें पैसा नहीं डालेंगे, लोग में मतलब एक अनसिंसियोरिटी मतलब दिमाग में उनका फैल गया कि पैसा डालेंगे, पैसा बैंक को लेके भाग जाएगा। उस समय चीट फंड भी बहुत जोरों पे था। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि इसका क्या निचोड़ निकाला जा सके, क्या निदान निकाला जा सके। तो कुछ इसका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बैंक के अंदर करोड़ों लोगों के बीच में करोड़ों रुपए की लेन देन के बीच में घोटाला हो जा रहा है लाखों, तो उसमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई थी। वही दुविधा हो गई थी जिस समय श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करवाने के लिए उसमें उस मामा कंस जो थे उनका तो उनको एक आशीर्वाद प्राप्त था कि उन्होंने ये धरती पे मरेंगे ना आकाश से मरेंगे, ना वो आदमी से मरेंगे ना वो जानवर से मरेंगे। भैया मरेंगे किससे? ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे, तो मरेंगे किससे? तो बहुत भगवान के पास सामने दुविधा बहुत बड़ी थी कि इनको यह मारा था कैसे जा सके। उसी प्रकार की जो दुविधा थी वो बैंकिंग के बीच में थी।
कि करोड़ों अरबों के बीच में लाखों का जो घोटाला निकालना बड़ा मुश्किल था। बहुत बहुत भारी, अगर समुंदर से एक लोटा जल निकालना है और इसके बारे में पता करना है कि किसने कितना लोटा जल निकाला, तो कितना बड़ा मुश्किल का काम होगा बताइए। तो नरसिम्हा भगवान आए, और वो नरसिम्हा भगवान क्या थे, ना वो तो आदमी थे ना वो जानवर थे, दोनों थे। ना उनके पास, ना वो कंस को मारे धरती पे मारे, ना आकाश से मारे, अपने जांघों पर रख के मारे। उसके बाद क्या, ना वो अस्त्र से मरता ना शस्त्र से मरता। तो किससे मारा, तो नाखून से, नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। अस्त्र बोलते हैं जो हाथ में होता है, शस्त्र बोलते हैं जो चला के मारता है। तो नाखून क्या है, नाखून ना तो अस्त्र है ना तो शस्त्र है, शरीर का एक पार्ट है, तो उससे मारना पड़ा। तो बहुत ही दुविधा वाला केस था। तो बहुत ही जब दुविधा वाला केस आए तो तो भगवान नरसिम्हा का याद आता है। और भगवान नरसिम्हा का जब याद आए तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक याद आ जाएगा बैंकिंग सेवा का। तो दोस्तों, अगर आपको ये कोडिंग अच्छी लगी तो इससे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ प्रॉमिस कीजिए कि जब वीडियो खत्म होगी तो जरूर शेयर करेंगे। यदि आप यदि मिस करेंगे तो इस वीडियो को अभी स्किप करेंगे तो जरूर दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भंडारी समिति। अब देखिए, गाँव में भंडारा अक्सर होता है। अब भंडारा होता है कि जब बैंकिंग सेवा, जब इंडिया में नए नए आई, सेक्टर बैंकिंग सेक्टर आने लगा, तो बैंकिंग में क्या होता है कि पैसा, अपना पैसा बैंक पे जाकर रखना। अब दे भैया, अपना पैसा बैंक पे कौन जाकर रखे बताइए। तो उस समय इंडिया के, अब जानते ही हैं आप लोग कि भारत की अधिकतर आबादी गाँव में बसती है। और गाँव के लोग एक सिंसियरिटी फील करते थे कि अपना पैसा बैंक में जाकर रखो, कहीं बैंक वाला भाग गया तो बस ले लो भैया, क्या करेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय गाँवों में बैंक नहीं आ रही थी। तो क्या किया गया कि, और सोचा कि यार बैंक तो गांव में जाएगा नहीं, तो गांव में जाएगा नहीं तो बैंक में फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि अधिकतर आबादी इंडिया की तो गांव में बसती है। तो ग्रामीण बैंक का एक कॉन्सेप्ट लाया गया इंडिया में। तो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। ग्रामीण बैंक का मेन काम होता है कि बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में वो बैंक रहती है और वो ग्रामीणों के साथ अच्छे से काम करती है। उनके साथ वो, चूँकि हाई प्रोफाइल बैंक होती नहीं है, तो उनके साथ जो ग्रामीण जो है अच्छे से लेन देन कर सके, अच्छे से बात विचार कर सके, इस टाइप की एक बैंक की संरचना का कॉन्सेप्ट आया, आइडिया आया। तो ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी के अंदर आया, भंडारी समिति। अब जब भंडारी समिति आई तो गांव में मतलब बैंक इतने बढ़ गए कि जैसे मान लो कि जैसे भंडारा हो गया गांव में। जैसे भंडारा होता है तो गांव में कितने मतलब कोई भी लोग आते हैं, खाते चले जाते हैं। दूसरी तरह भंडारी समिति का लक्ष्य ये था कि गाँव में कुछ इस तरह से बैंकिंग का व्यवस्था किया जाए कि लोग आराम से आए, अपना पैसा रखे, एक सिक्योरिटी हो लोगों के पास, अपना पैसा लेन देन करे और जाए। उसके बाद है सच्चर समिति। सच्चर से याद आता है, सच्चर खच्चर को यूज करता है जो गरीब लोग होते हैं गांव के। और जो धोबी क्या होते हैं कि खच्चर का यूज करते हैं, पहले तो करते थे, अब तो सब हाई प्रोफाइल हो गए हैं। और जो नदी पे कपड़ों उसके गठरी पे ला देते थे उसके पीठ पे और लेके जाते थे मतलब नदी पे, और फिर मतलब कपड़ा साफ करके वहाँ से फिर उसको खच्चर से लेके आते थे। तो उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो थोड़ी बहुत निचले स्तर की थी। वो ज़्यादा गरीब थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो ये धोबी जो कास्ट होता है मुसलमानों में भी होता है। तो मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अर्थव्यवस्था के ढांचे को परखने के लिए, जांचने के लिए, समझने के लिए एक समिति का गठन किया गया। और समिति सच्चर समिति, ये इस तरह से कोडिंग करके स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे तो जरूर याद होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के हम आपको कोडिंग से, स्टोरी से, आपको हार्ड टॉपिक, जो टॉपिक याद करने से भी नहीं याद होती है, वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आता हो। तो चलिए दोस्तों, इसी बात में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने है सुरेश तेंदुलकर समिति। हम सभी जानते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर बहुत ही गरीब थे और सचिन तेंदुलकर बहुत मेहनत किए, अपने क्रिकेट में एक नाम बनाए और फिर वो अमीर आदमी हो गए। तो वो क्या थे, गरीब थे। तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति जो किसी संबंधित है, गरीबी से संबंधित है। अब हमारा 18 नंबर है, वीडियो खत्म ही होने वाली है, एस तारापुर समिति। अब देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी से चोटी तक पसीने बहाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं पैसा मिलता है। मजदूर को 100 रुपया, 150 रुपया, 200, 300 रुपया मिलता है। अभी मजदूर को कितना वेतन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके एरिया में कितना चल रहा है। अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अगर अभी कितना पैसा दिया जा रहा है, उनका कितना शोषण किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, आप अपने लोग गाँव में देखिए और उनके लिए हक की आवाज़ उठाइए। और अभी आपके इधर में मजदूरों का कितना वेतन है, कितना उनको रोज़ का खर्चा दिया जाता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो क्या है कि बहुत पसीने बहाने पड़ते हैं, पसीने दिन में तारे नजर आने लगते हैं। मतलब क्या होता है कि दिन में तारे नजर आने लगने मतलब बहुत कठिन कार्य करना। तो जो पैसा कमाना बहुत कठिन कार्य है। तो रुपए की पूंजी खाते पर
परिवर्तनीयता का संबंध जो है तारापुर समिति, मतलब रुपए का संबंध जो है वो तारापुर समिति पे से है, क्योंकि रुपए कमाने में तारे दिखाई देने लगते हैं, बहुत मेहनत करने पड़ती है। तो इस प्रकार से आप कोडिंग करके आपको याद आएगा। जब भी रुपए से संबंधित आएगा, रुपए कमाने तो समय लगते हैं, तो रुपए कमाने में तो समय लगते हैं, तो क्या होता है दिन में तारे नजर आने लगते हैं, तो अच्छा तारापुर। तो जो भी आपका क्वेश्चन हमें दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें तारापुर टाइप का कुछ लिखा रहेगा, उसमें मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आबिद हुसैन समिति। अब देखिए हमारे इधर जो मुस्लिम कास्ट के लोग होते हैं वो अक्सर छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं। आपके इधर का तो नहीं पता, लेकिन मेरे इधर बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में एक लाठी उद्योग, लघु उद्योग है, वो अधिकतर काम लाठी उद्योग का मुसलमान करते हैं। तो उस समय क्या था, मुसलमान करते हैं, तो मुसलमान जो अधिकतर लघु उद्योगों में काम करते हैं। और आबिद हुसैन समिति मुसलमान टाइप का नाम है, इसे मुसलमान लोग क्रुद्ध मत होइए, लेकिन मैं आपको कोडिंग करके स्टोरी के माध्यम से समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को हेट मत करिएगा और इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। तो यूज करते थे, तो उसका क्या होता था कि लघु उद्योग, मुसलमान अधिकतर लघु उद्योगों में काम करते हैं, तो मुस्लिम सब जहाँ भी आए उसमें लघु उद्योग लगा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा लघु उद्योगों में। उसके बाद डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। अब देखिए क्या होता है कि अरब देशों में जिस समय तेल का बारे में पता नहीं था, उस समय के देशों की हालत बहुत ख़राब थी। लोग के पास खाने को पैसे नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, रहने को घर नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनके नीचे अरबों रुपए, खरबों अरबों डॉलर का, मतलब इतना कि मतलब पूछिए मत, इतना रुपए का तेल अंदर पड़ा है कि उन लोग जब पता चला कि अंदर तेल पड़ा है और आने वाली दुनिया है वो तेल पे ही डिपेंडेंट होने वाली है, पेट्रोलियम तेल की, तो उसकी कीर्ति है जो पूरी दुनिया में फैल गई। तो कीर्ति समिति का गठन किससे, मतलब संबंध किससे हो गया, पेट्रोलियम उत्पादों से संबंध हो गया, कीर्ति से। इससे कोडिंग करके याद करिए। BS व्यास समिति। अब देखिए हमारे गाँव में क्या होता है कि जो भजन कीर्तन करने वाले होते हैं वो व्यास जी होते हैं, अधिकतर व्यास जी होते हैं भजन कीर्तन करने वाले। और भजन कीर्तन होता कहाँ है, तो गाँव में होता है। और गाँव में होता है क्या, तो कृषि होता है। गाँव में बिजनेस का एकमात्र साधन है कृषि। तो कृषि एवं ग्रामीण शाख का जो विस्तार है वो आपका व्यास से संबंधित है। जहाँ भी व्यास लगे तो व्यास जी क्या कराते हैं, भजन कीर्तन कराते हैं। व्यास जी टाइप के लोग, प्लीज़ निराश मत होइए। आपसी कोडिंग करने के स्टोरी के माध्यम से लोगों को बताने के लिए इसका मैंने यूज़ किया है। कोई पर्सनल हेट मत करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए। तो व्यास जब भी जहाँ आए तो व्यास जी का संबंध किससे हो गया, व्यास जी क्या कराते हैं, भजन कीर्तन कराते हैं। भजन कीर्तन गाँव में होता है, गाँव में होता है। और गाँव में क्या होता है, कृषि होता है। और ग्रामीण विस्तार और कृषि का जो शाख है वो किससे संबंधित हो गया, तो व्यास समिति से संबंधित हो गया। अब लास्ट हमारा है महाजन समिति। अब देखिए महाजन समिति का संबंध है चीनी से। अब इसको कैसे कोडिंग करेंगे, तो पुराने ज़माने में लोग बेटी की ब्याह करने के लिए महाजन से कर्ज लेते थे, कर्ज लेकर बेटी का ब्याह करते थे। अब ब्याह होता था, विवाह होता था, उसमें बाहर से लोग बुलाए जाते थे। तो उनको क्या बुलाया जाता था, हाँ ये खुशी का त्यौहार है, उसमें खुशी के त्यौहार में मीठा खाने का हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्रचलन है। खुशी में मीठा हम लोग खाते हैं, मीठा देते हैं। तो जब भी शादी ब्याह होता है तो मुँह मीठा कराया जाता है। और मुँह मीठा किससे होगा भैया, तो चीनी से होगा। तो चीनी का संबंध किससे हो गया, महाजन समिति से हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कृषि की ईख की खेती करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे लेंगे महाजन से। अब महाजन से पैसे लेंगे तो भैया तभी तो ईख की खेती होगी, तभी तो चीनी बनेगा, तभी तो शादी विवाह करने के लिए लोगों को मुँह मीठा कराया जाएंगे। मुँह मीठा किससे होगा, चीनी से होगा। चीनी का संबंध किससे हो गया, महाजन समिति से हो गया। तो यदि आपको इसी प्रकार से कोडिंग के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से अगर आपको चीज़ें याद करनी है, वही चीज़ जो आपको याद करने बहुत हार्ड लगता है और आपके दिमाग में भी कोई हार्ड टॉपिक हो जिसे आप बार बार याद करते हैं, इस टाइप से अभी पंचवर्षीय योजना भी आप जब भी याद करते हैं भूल जाते हैं। या उसके बाद महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, उसके बाद खनिज का जो भंडार है उसका नाम क्या है, इससे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होती है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन होती है। उसको क्या है कि अगर आप ऐसे याद करेंगे तो 10 दिन 15 दिन याद रहेगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। और 10 दिन 15 दिन में तो कोई भी एग्जाम होता नहीं, एग्जाम प्रोसेस में 1 साल लग जाता है, आप सभी जानते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि इस पर हमको कोई ट्रिकी वीडियो चाहिए, स्टोरी के माध्यम से हमको समझना है, तो हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़, इस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम जो है आपके लिए नया प्रकार का वीडियो लाते हैं। हम भी स्टूडेंट ही है, हमको भी पढ़ना होता है अपना,
अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। उसके लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए, नए नए ट्रिकी स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को समझने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंतिम वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।